हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप लोग अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू का यूपीएससी लेवल पर प्रीलिम्स और मेंस का प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप और भी जितने विषय हैं वो सब भी टीच कराया जाता है। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ऑनलाइन निःशुल्क है। और जुड़ करके और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए हम लोग अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। तो जो आज द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल है, वो 4 आर्टिकल में से 2 हमको नहीं पढ़ना है। और क्यों नहीं पढ़ना है वो हम आगे बता रहे हैं। और जो 2 आर्टिकल बचते हैं, जैसा कि ये नीचे वाला जो आर्टिकल है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है। और इसको जो है उसकी पृष्ठभूमि मैं अभी बता दे रहा हूँ, ताकि पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ जाए। उसकी जो पृष्ठभूमि है सीधा सीधा डाटा गोपनीयता को लेकर के है। आधुनिक युग पूरी तरीके से बदल रहा है। आधुनिक युग में जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं, ये सब परंपरागत रूप में नहीं हैं। और उनको बदलने का कार्य जो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण का जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो कर रहा है। और प्रौद्योगिकी में सबसे इम्पॉर्टेंस जो नोटेबली है यानी ध्यान देने योग्य है, वो डाटा है। और उस डाटा पर केवल कुछ ही देशों का अधिकार है, कुछ ही कंपनियों का अधिकार है। और वही कंपनियां आर्थिक रूप से क्षम्य हैं, अर्थात अपने आर्थिक समागम को रखी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्थिक शिखर पर वो कंपनियां जो विराजमान हैं, उन्हीं के संबंध में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। उसके ऊपर का आर्टिकल आपको पता है कि हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है। और अभी जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उस पार्लियामेंट के उद्घाटन पर उन्होंने जो बात कही है वो लोकतंत्र की बात कही है। हालांकि उनका जो आर्टिकल लिखा गया है वो एक तरीके से राजनीतिक पक्ष को उल्लेखित करता है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। उसमें से जो बातें आपको निकालना चाहिए वो हम बता देंगे। और उसके बगल का जो आर्टिकल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा आर्टिकल है, मणिपुर की घटना का उल्लेख किया है। उसके नीचे का जो आर्टिकल है वो हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा एक जो आर्टिकल आया है वो ऊर्जा संक्रमण को लेकर के है, राज्य में ऊर्जा संक्रमण, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो डाटा पॉइंट है वो हमारे काम का है। उसमें जो शोध पत्र होते हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से डाटा प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल है अ ग्लोबल आर्डर एज ए टेक्नोलॉजी मच नीडेड पोल स्टार। ये अमर पटनायक जी हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं राज्यसभा से, उड़ीसा से। तो ये जो है अपने ओपिनियन दे रहे हैं डाटा को लेकर के। इनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, जो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र है, वो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र विशेष रूप से किसको प्रभावित किया है। अब ये बात निकल कर के आई है। इनका कहना है कि तकनीकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन हो कैसे रहा है, अब ये उस पर अपनी बात को लेकर के चलते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने जीवन का विकास किया, ठीक है, जीवन का विकास किया भी, कर भी रही है। और जीवन को बदल रही है, मौलिक परिवर्तन आ रहा है, विघटनकारी बदलाव हो रहा है। एक तरीके से टेक्नोलॉजी के आने से जीवन सरल हो गया है। लेकिन आपको पता होगा, एज़ यू नोन दैट, जब कोई टेक्नोलॉजी आती है या जब भी कोई भी वस्तु आती है, प्रौद्योगिकी आती है, सेवा आती है, तो उसके 2 आयाम होते हैं। एक आयाम सकारात्मक होता है, दूसरा आयाम नकारात्मक होता है। अब अगर हम सकारात्मक आयाम की बात करें तो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, अगर इसका हम पॉजिटिव वे में लें तो वर्ल्ड जो है बहुत ही आगे जा चुका है। और पॉजिटिव दिशा में अगर कार्य किया जाए तो और भी आगे जाएगा। और इसका पॉजिटिव उपयोग इतना है कि एक तरीके से जैसे शरीर के अंदर ब्लड रहता है और वही पूरे शरीर को संचालन करता है।
तो उसी हिसाब से कंप्यूटर आज के युग में कंप्यूटर की जो प्रौद्योगिकी है वो मानवीय जीवन में घुल मिल चुकी है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसका बैड इम्पैक्ट देखें तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बैड इम्पैक्ट जो आता है डाटा शेयर को लेकर के आता है, गोपनीयता को लेकर के आता है, हैकिंग को लेकर के आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आता है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं, जटिल चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से जो उभरने की क्षमता है, राइटर कह रहे हैं कि अभी इन चुनौतियों से जो निपटने की क्षमता है वो राज्य और राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है उसमें नहीं है। उसमें नहीं है का मतलब अभी वो इस स्तर पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चुनौतियां हैं, पहली चीज़ की यह जो टेक्नोलॉजी आई है ये राष्ट्र राज्य को चुनौती दे रही है, राष्ट्र राज्य धारणा को चुनौती दे रही है। राष्ट्र राज्य की जो धारणा डिफाइन की जाती है वो क्षेत्रीय रूप से सीमित संप्रभु राज्य होता है। और संप्रभु का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो घरेलू नीति होती है, विदेशी नीति होती है, उसका निर्धारण स्वयं वही राज्य करता है। तो भौगोलिक इकाई के रूप में अगर राष्ट्र राज्य को परिभाषित करोगे तो उसमें नागरिक रहते हैं, और वो नागरिक प्रौद्योगिकी के कारण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और राज्य भी गुजर रहा है। तो जो भौतिक आक्रमण के खिलाफ जो राष्ट्रीय राज्य की भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये राइटर कह रहे हैं कि वो आवश्यक हो गया है। और भौतिक आक्रमण है क्या? भौतिक आक्रमण का मतलब जो प्रौद्योगिकी अटैक होता है, टेक्नोलॉजिकल अटैक होता है, जैसे साइबर अटैक हो गया, वेब 3 हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डाटा इन्फ्लुएंस हो गया, अक्रॉस कंट्री हो गया। तो ये सब जो टेक्नोलॉजिकल कंट्री है, जैसे फेसबुक हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि भौतिक आक्रमण क्या है। जैसे एज यू नोन दैट फेसबुक जो है, आपको पता है कि एक अमेरिकन कंपनी है और दिस इज़ द बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यह जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। शायद ही ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, अगर 10 में से गणना की जाए तो 10 में से 8 लोग फेसबुक पर जुड़े रहते हैं। तो यह फेसबुक क्या काम करता है? यह फेसबुक किसी भी राष्ट्र राज्य की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। और जब ये राष्ट्र राज्य की सीमा में बंधा हुआ नहीं है तो ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर लागू है। अब पूरी पृथ्वी के लोग एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये फेसबुक जो कंपनी है, आप जब भी फेसबुक पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको जानकारी नहीं है कि आपके द्वारा सर्च की गई वस्तु, सेवा, मित्र, कुछ भी आप जो सर्च कर रहे हो वो फेसबुक कंपनी के वहाँ जो डाटा सर्वर होता है, लगा होता है, वहाँ पर वो आ जाता है। और इसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट आपके देश में उसी जो आपकी डिमांड होगी वही उसी स्तर पर आपके घर तक डिलीवरी अमेजन के द्वारा पहुंचाया जाता है। अमेजन भी यूएस कंपनी है। तो इस हिसाब से डाटा कहाँ पर जा रहा है? डाटा ने पूरा का पूरा भौगोलिक सीमा को ही चेंज कर दिया, राष्ट्रीय राज्य की सीमा को ही बदल डाला है। और यह केवल और केवल बदला ही नहीं है, सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौती दे रहा है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक रूप से चेंज हो रहे हैं। दूसरा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वित्तीय, और ये सब जो ब्लॉकचेन है ये वित्तीय और न्यायिक दायरे से बाहर है, अभी ये तो आई भी नहीं है। राज्य और गैर राज्य में जो व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब को प्रभावित किया है। राज्य का मतलब सरकार, गैर राज्य का मतलब जो प्राइवेट होते हैं वो सब। यहाँ पर जो भी आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं किसी कंट्री के, सब पर इफ़ेक्ट ये सब अपना जो टेक्नोलॉजी है वो डाल रहा है। तो उच्च प्रौद्योगिकी का युग है। अब उच्च प्रौद्योगिकी के युग में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो पारंपरिक सीमा का घटता महत्व है, पारंपरिक सीमा यानी कि जो किसी देश की जो पहले सीमा होती थी, वो सीमा क्या हो रही है? अब घट रही है। और उस सीमा घटने का मतलब कि वहाँ पर जो पारंपरिक रूप से लगता था, जो ये वो वाली सीमा नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर समझने का जो बात है वो ये है कि पारंपरिक भौगोलिक सीमा, यानी कि जब देश के द्वारा भौगोलिक सीमा का निर्धारण किया गया है, उसके अंदर ही जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो अपनी जो डिमांड और सप्लाई चेन की इकोनॉमी होती है वो जो है उसी देश के अंदर रहती थी। तो जब तक डाटा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी,
तब तक क्या था, तब तक यही था कि जैसा जो जनता रहती थी, जो डिमांड करती थी, उसी के अनुसार उत्पादन होता था, बाहरी चीज़ों से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है पारंपरिक भौगोलिक सीमा का घटता महत्व, तो जो भौगोलिक सीमा थी वो तो अब घट रही है, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रिट तौर पर फैल रही है। तो जो भूगोल आधारित नियम होता है अब वो आसानी से लागू नहीं होते हैं। यानी कि अब जो है परंपरागत जो टेक्नोलॉजी पहले रहती थी अब वो इतनी इजी वे में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सर्वाइव हर जगह पर कर रही है। आभासी गतिविधि का कोई भी रूप किसी देश की सीमा के दायरे में नहीं रहता है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब WWB की चेन पर जो डाटा की यात्रा होती है वो अकल्पनीय गति से पूरी दुनिया में डाटा फैल रहा है। यानी कि जो डाटा की मैंने बात की वो एक जगह पर स्थिर रहता नहीं, पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है, पूरे प्लेनेट पे फैल रहा है। इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं किसी भौगोलिक रूप से निर्धारित राष्ट्र राज्य के कानून का उल्लंघन करती हैं, निश्चित तौर पर उल्लंघन तो करेंगे ही। तो विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंड के अभाव में उस विशेष भूगोल में कानून को लागू करना और अड़ियल अभिनेताओं को, यानी कि प्राइवेट संस्थाओं, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं जैसे फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये सब अड़ियल अभिनेताओं को कानून, और कौन सा कानून, राष्ट्र राज्य के कानून के तहत बुक करना बेहद मुश्किल होता है। अब ये पूरी की पूरी बात जो लिखी गई है वो केवल और केवल डाटा को लेकर के लिखी गई है कि डाटा ने पूरा का पूरा जो सीमा होती है, जो एक परिवर्तन होता है, वो पूरा का पूरा ही उसमें बदलाव कर डाला है। और ये बदलाव जो हुआ है, पहली चीज़ की वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि जो गोपनीयता होनी चाहिए पहली चीज़ की वो है नहीं, और टेक्नोलॉजी आई वो तो ठीक है, लेकिन इससे चुनौतियां भी मिल रही हैं। क्योंकि भौगोलिक सीमा, राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा, इन सब से परे वो है डाटा। और डाटा जब फैल रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों की गोपनीयता, लोगों का जो कानून होना चाहिए, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वो सब यहाँ पर भंग होता है। तो चूँकि अब भंग होता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन पकड़ने के लिए कोई वैश्विक स्तर का कानून जो सब देशों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए वो उसकी लैक है, उसकी कमी है। तो इस वजह से वो पकड़ में नहीं आता है। तो होना क्या चाहिए, एक वैश्विक स्तर का एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो। अब बात आती है कि देश की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं वो राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाएं या राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती मिलती है। क्यों? भौतिक सीमाओं से परे की गतिविधियों द्वारा, जैसा कि अभी हमने बताया। यहाँ पर जो भौतिक सीमाओं से परे की गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि जो डाटा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे वर्ल्ड में होता है, वो किसी देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उससे निपटने में अपर्याप्त साबित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास एक सर्वसम्मत कानून का अभाव होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो कानून भारत में लागू होता है वो कानून अदर देश में लागू नहीं होता और उसके ऊपर कोई कंट्रोल होता नहीं है। अब प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिक प्रतीक, क्योंकि वो सार्वभौमिक है, हर जगह पर है, तो किसी भी देश की जो विशिष्ट कानून की प्रयोज्यता स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके चलते परिवर्तनीयता में समस्या आती है, यानी लागू करने में समस्या आती है। अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है उस टेक्नोलॉजी का उद्भव, और नई टेक्नोलॉजी का उद्भव से क्या लेना देना है यहाँ पर, इससे जो लेना देना है वो ये है कि राष्ट्र राज्य की इन तकनीकों को जो प्रसारित और विनियमित करने की जो अक्षमता है वो राष्ट्र राज्य में अक्षम है। एक तरीके से इन तकनीकों को कैसे प्रसारित किया जाए, उसका कंडक्शंस कैसे किया जाए, उसको संचालन में कैसे ला जाए और उसका विनिमय कैसे किया जाए, इसको डिस्क्लोज करना, उजागर करना, ये राज्य एक तरीके से अक्षम है अभी। अब राष्ट्र राज्य की जो एकमात्र माध्यम, यानी कि राष्ट्र राज्य ही एकमात्र माध्यम नहीं है कि जिसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय निगम, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी कॉरपोरेट सिस्टम होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, अधिराष्ट्रीय संगठन होते हैं, दोनों वैध और नाजायज राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं को संचालित करने की आवश्यकता है। यानी कि ये सब अब अपना डाटा ले रहे हैं, ये सब उसमें सम्मिलित हो चुके हैं, तो इनको संचालित करने की एक तरीके से आवश्यकता है। और ये सब संचालित करने की आवश्यकता राइटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो
ये कार्य है, जब से डाटा और प्रौद्योगिकी आई है तब से जो राष्ट्रीय राज्य पहले कार्य करते थे अब केवल वही नहीं है, अब बहुत सारे कार्य ये सब भी करने लगे हैं। तो इनको जो है अब आवश्यकता है। ये सभी संस्थाएं बाकी दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए पारंपरिक प्रशासन और नियामक संस्थाओं से स्वतंत्र भौतिक सीमाओं को पार कर चुकी हैं। पहले ही हमने बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि जो देश का स्थलाकृत मानचित्र है, यानी कि सार्वजनिक और सैन्य संस्थानों द्वारा निर्मित पहले किया जाता था। पहले उसको गवर्नमेंट इशू करती थी या मिलिट्री इशू करता था। अब वो सब मैप आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, एप्पल पर मिल जाएगा, गूगल द्वारा निर्मित होगा। यही जो है गैर राज्य अभिनेता है, यही अधिराष्ट्रीय संगठन है, यही गैर राष्ट्रीय संगठन है, यही जो है नाजायज राज्य, जो कुछ भी कह लीजिए, तो यही वो हैं। अब इनके द्वारा सारी की सारी जो है गतिविधियाँ मिलने लगी हैं, सब कुछ अपना ये होने लगा है। अब ये जो है जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें होती हैं मैक्सिमम 80% अब यही देखते हैं। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो आर्थिक पक्ष में जो गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो अमेरिकन कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी जो है इनकी अगर ये 5 कंपनियों का अगर इकोनॉमी वैल्यू निकाला जाए तो टोटल 4100 बिलियन डॉलर के पार जाता है, क्रॉस कर चुका है। और भैया जो ये 5 कंपनी की इकोनॉमी है, वो जीडीपी है, ये जर्मनी की जीडीपी को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि जर्मनी जो चौथी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, उसकी जीडीपी कम है इन केवल 5 कंपनियों से। तो आप सोच सकते हैं कि डाटा कितना इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंस है कि किसी जो कोई देश होता है उसका पूरा का पूरा ढांचा ही बदलने में ये सक्षम है। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि डाटा प्रवाह जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये कंपनियां जिसके दम पर अपना वर्क करती हैं, यानी कि इन कंपनियों के द्वारा जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक वाइड रूप में फैला हुआ है, उसका प्रयोग डाटा ही किया जाता है यानी कि डाटा का उपयोग करके ही ये करती हैं। अब डाटा का उपयोग क्या है, राइटर कह रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन युग में क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन युग में कि कच्चा माल सबसे ज़्यादा उपयोगी होता था। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा कच्चा माल क्या है, डाटा। अगर कोई कंपनी आपके फ़ोन से सारा डाटा चुरा लेती है तो एक तरीके से आप गुलाम बन गए। जैसे किसी बंदे का फ़ोन हैक हो गया तो पहली चीज़ की आपको पता है कि अगर फ़ोन हैक हो गया है तो पुलिस पूरी तरीके से अक्षम है, साइबर के द्वारा उसको ढूंढने में पूरी की पूरी तरीके से अक्षम है। और इतना ज़्यादा टाइम टेकन यह मुद्दा हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है कि उसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो जिस बंदे का फ़ोन हैक होता है, पहली चीज़ कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या आता है, इकोनॉमी के रूप में वो तुरंत गुलामी करना शुरू कर देता है। क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। मुँह मांगा पैसे मांगा जाता है हैकर के द्वारा, उसकी फ़ोटो लॉन्च कर दी जाती है, वायरल कर दी जाती है। तो दुनिया भर के होते हैं, क्यों? क्योंकि उस फ़ोन का जो डाटा है वह तो हैकर के पास चला गया है, तो अब वह जैसे चाहे उसका यूज कर सकता है। तो यह सर्वाधिक कच्चा माल है डाटा। इसका उपयोग क्या है, केवल कुछ मुट्ठी भर कंपनियां करके अद्वितीय आर्थिक शक्ति रखती हैं। मुट्ठी भर कंपनियां जो नामी गिरामी कंपनियां वो रखती हैं, ये उसका विश्लेषण करती हैं, एनालिसिस करती हैं, उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम को परिष्कृत करती हैं। यदि हमें और हमारी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं है तो ये इसकी मात्रा में और अधिक वृद्धि कर देती है। यानी कि हम सर्च करेंगे गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, आजकल इंसान से ज़्यादा जैसे मन होता है, मन जिस दिशा में मन का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक उसी तरीके से ये सारी कंपनियां होती हैं। और इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं कि आप जो भी सोचेंगे, जो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा, मन में आएगा, ये कंपनियां आपके सामने उसको हाजिर कर देती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जो नए उपनिवेशवाद हम कह सकते हैं, इसको नए युग का उपनिवेशवाद है, जिसमें बिना किसी राजनीतिक, आर्थिक, मिलिट्री, सैन्य गतिविधि, सामाजिक गतिविधि के बहुत आसानी से
जनता को अट्रैक्ट करना, और ये बहुत हानिकारक है विकासशील देशों के लिए। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के पूरे कैपेबिलिटी को सत्यानाश करके रख डालता है। क्योंकि जब डाटा दूसरे देशों में जाता है तो उस देश की कंपनियां निर्यात पर अधिक जोर देती हैं। क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों को ये पता होता है कि सामने वाले देश में जो जनता रहती है वो क्या सोचती है, सोचेगी क्या, किस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करती है, जीन्स, कुछ भी, कौन सा शर्ट पहनना पसंद करती है, कौन सी गाड़ी पसंद करती है, कौन सा खाना पसंद करती है, कौन सी किताब पसंद करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद करती है, कौन सी कार पसंद करती है, सब कुछ आपके फ़ोन में रिसर्चेबल है। और यह डाटा सीधे सीधे दूसरे देश में प्रवाहित हुआ तो आप जो मोबाइल पे सर्च करते हो कि 10,000 के नीचे की मोबाइल, ठीक है, अंडर बजट में, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि 10,000 के नीचे की मोबाइल मिल गई। लेकिन वो जो 10,000 की मोबाइल है वो आप सर्च किए गूगल पे, और गूगल को पता है कि जो इंडिया है वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो इकॉनमी है वो मीडियम वर्ग है, वो 10,000 के नीचे का मोबाइल पसंद करती है। तो वो अपने देश में 10,000 की मोबाइल, जो 5,000 6,000 की लागत पे मोबाइल बनाएगी और इसको आपकी कंट्री में निर्यात करेगी। तो जो आपकी कंट्री में घरेलू उत्पादन होता है उसका सत्यानाश होना तय है। क्योंकि जनता किसे खरीदती है? जनता जो सस्ती होती है, जो सस्ता होता है उसे ही खरीदती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो ये जो है एक तरीके से संप्रभुता की चुनौती दिया, क्षेत्राधिकार को चुनौती दिया, विनियमन को चुनौती दिया, गोपनीयता को चुनौती दिया, आर्थिक को चुनौती दिया। तो इसने हर सेक्टर को एक तरीके से चुनौती दे दिया। आपने गूगल पे, अमेजन पे, मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे जो कुछ भी सर्च किए, आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा फ़ोन का डाटा उस कंपनी के पास गया। आप कितना भी लाख लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि जो फ़ोन में जब आप रिसर्च करेंगे तो गूगल से ही रिसर्च करेंगे, और जब गूगल पे रिसर्च करेंगे तो गूगल है कहाँ की? अमेरिका की। तो जो गूगल का संचालन कौन कर रहा है? अमेरिका की कंपनी कर रही है। तो आपके फ़ोन से वो डाटा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके लाख लगाने का क्या? हाँ, लाख आप प्राइवेसी में लगाते हैं कि आपकी फ़ोटो कोई वायरल न कर देती, ये सब उतना मायने नहीं रखता। तो आपका जो ये सिस्टम है ये तो चला गया। अब जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है, जैसे आपने क्या किया, मैं इकोनॉमी की चुनौती बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे आपने किसी कपड़े को, होता क्या है कि घरों की महिलाएं जब से उनके हाथों में फ़ोन आ गया है तो उनका सबसे पसंदीदा ऐप फ्लिपकार्ट और मीशो ऐप होता है। सोते जागते उठते बैठते कपड़ा कपड़ा कपड़ा, तो वो रिसर्च करती हैं। अब जब उस कपड़े पर वो क्लिक की तो जहाँ की ये कंपनी होती है तुरंत आपके फ़ोन से डाटा उसने अट्रैक्ट कर लिया। उसको पता है, और आप अपनी बुद्धि लगाते हो कि अंडर 100 रुपये, मतलब 100 रुपये के अंदर हमको कपड़ा चाहिए। अब 100 रुपये के अंदर उसको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप 100 रुपये से नीचे की चीज़ें खोज रहे हो। तो जब आपने 100 रुपये के नीचे की चीज़ खोजने के लिए सर्च किया तो ये तुरंत आपने जो लिखा वो वहाँ पर सर्वर रखा होता है, वहाँ पर सीधा मैच कर जाता है। तो 100 रुपये की चीज़, तो उसको पता है कि इंडिया में लोग मीडियम वर्ग के हैं, यहाँ पर 100-200 मैक्सिमम जो वस्तुएं होती हैं वो भेजिए। तो वो अपने यहाँ के जो निर्यातित जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पर कहेगी कि भारत में आप 100 से 200 के बीच जो वस्तुएं हैं उसको प्रोवाइड कराइए। तो ये निर्यात हो गया। और जो भारत में जो उत्पादन होगा वो 500, 600, 900 रुपये का होगा, तो भारत में चीज़ें लेने में आप सक्षम होंगे नहीं। तो इस तरीके से इसने किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर इतना ज़बरदस्त प्रहार किया कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को करना क्या होगा? प्रौद्योगिकी के लिए एक सिद्धांत बनाना होगा, एक ऐसा सार्वभौमिक, क्योंकि प्रौद्योगिकी क्या है? सार्वभौमिक प्रकृति की है, कहीं ये पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है। तो प्रौद्योगिकी के लिए एक सिद्धांत आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रौद्योगिकी को अपनाने, इसके प्रसार तथा चुनौतियों को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी तथा उभरती हुई परिभाषाओं से निपटने के तरीके पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। पहला काम तो ये करना है कि एक वैश्विक सहमति बनानी है डाटा को लेकर के। कोविड-19 में जैसे मैनेजमेंट हुआ
इसने आगे जो हेल्थ सर्विसेज होते हैं उसके डिजिटल सेवाओं पर, डिजिटल स्वास्थ्य पर रास्ता खोल दिया। डिजिटलीकरण यानी कि जो आगे आने वाली जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो सीधा सीधा अब डिजिटल पर डिपेंडेंट होगी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि भारत सरकार को डेटा गोपनीयता, डेटा के मुक्त प्रवाह, डेटा ट्रांसफ़र, एक विश्वसनीय तंत्र जो घरेलू और पूरे वैश्विक तंत्र पर विश्वास हो, क्रिएडेबल हो, उसको निर्माण करना है। इस पर भारत सरकार को एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ते हुए मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है, और एक ऐसा कानून जो सभी देशों द्वारा भरोसेमंद हो, वैश्विक सिद्धांत पर आधारित हो, विनियमन संरचना द्वारा सुगम हो, तभी जाकर के यह कानून काम करेगा। यानी कि अगर भारत ने केवल कानून बना दिया और किसी देश ने लागू नहीं किया, अन्य देश नहीं माना, तो ये लिखना तो आसान है लेकिन इस पर लागू होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कोई देश क्यों चाहेगा कि हमारा निर्यात का स्तर घट जाए? वो तो मार्केट पर जो कंपनियां होती हैं वो मार्केट ढूंढती हैं। प्रोड्यूसर क्या काम करता है? जनता और मार्केट ही उसकी इनकम के स्रोत होते हैं, तो वो जनता को ढूंढेंगे। जनता तो क्यों चाहेंगे कानून सार्वभौमिक हो? तो इस पर एक गहन लंबा पॉलिटिकल चिंतन होना चाहिए वो कानून बनाने के लिए, ताकि जो है किसी देश का डाटा गोपनीयता ये जो कच्चे माल के रूप में अब फैल रहा है वो उस पर कंट्रोल हो। हमारे वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के, वो IMF के साथ जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी बैठक में उस पर क्रिप्टो करेंसी पर एक समन्वित दृष्टिकोण पर जोर डाला कि इसको जो है एक सार्वभौमिक सर्वसम्मत दृष्टिकोण देखा जाए, एक सर्वसम्मत कानून इस पर लाया जाए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और अभी जो G20 मीटिंग सितंबर में होने वाली है, भारत के पास जो है एक बहुत ही, क्योंकि भारत ने हरित प्रौद्योगिकी की दिशा में बहुत प्रशंसनीय वर्क किया है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, तो भारत के पास एक बहुत बेहतरीन अवसर है कि भारत जो है इस दिशा में मुद्दे को लेकर के चले। G20 सम्मेलन में वह एक समन्वित कानून की बात करे डाटा गोपनीयता के ऊपर, तो ये भारत के पास बहुत बहुत बेहतरीन अवसर है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, यह जो आर्टिकल था, यह आर्टिकल हमने ख़त्म किया। अब इस पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो क्वेश्चंस है कि डेटा गोपनीयता जो है वो कहाँ तक सरवाइव कर सकती है, यानी कि डेटा गोपनीयता का क्या महत्व है, किसी देश के चुनौतियों से निपटने के लिए क्या डेटा पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है वो ये क्वेश्चंस रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर मणिपुर के संबंध में है। आपको पता है कि मणिपुर में क्या स्थिति चल रही है, और मणिपुर को लेकर के सरकारें कितना प्रतिबद्ध हैं ये भी पता है। तो आइए हम लोग मणिपुर की घटना को देखते हैं। ये देखिए, यूजफुल फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर राइटर जो हैं वो कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद, यानी कि 3 मई को संघर्ष हुआ था, 3 मई को मिताई और कुकी समुदाय जो है गलत आदेश के कारण आपस में इन दोनों पक्षों के बीच में स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, और अभी तक वो संघर्ष जारी ही है मणिपुर में। बहुत दिनों बाद यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है छानबीन को लेकर के एक बेहतरीन कदम उठाया गया है, और जहां पर 100 लोग से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और 35,000 से ज़्यादा लोग जो है वो विस्थापित हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 सदस्य की जो पैनल बनाई गई है ये घटना को छानबीन करने की, ये एक स्वागत योग्य कदम है। और एक तरीके से इसमें जो लोग सम्मिलित हैं, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि कोई भी दंगा या फसाद या जाति हिंसा किसी बल के द्वारा नहीं होती, और इसमें जो जाति हिंसा हुई है, जो दंगा हुई है मणिपुर में, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लोग कौन हैं, उसको छानबीन करके उनको उपस्थित करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ होगी। क्योंकि अभी तक जो राज्य सरकार है वो घटना की छानबीन करने में असमर्थ है, उनको पहचानने में असमर्थ है। तथ्य ये भी है कि जो मणिपुर में जो घटना हो रही है उसमें किसका हाथ है, क्योंकि पुलिस बल
जो है वो अभी तक जो पुलिस के शस्त्रागार हैं, वो पुलिस शस्त्रागार मैक्सिमम लूटे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस शस्त्रागार कैसे लूटे गए, और जो लूटे गए, क्या वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं थी उनको कंट्रोल करने के लिए? पुलिस के अंडर में रहते हुए पुलिस के शस्त्रागार को लूट लेना, ये तो बहुत बहुत हिम्मत की बात होती है। तो इस तरीके से अभी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, अभी यूनियन मिनिस्टर गए थे वहाँ पर मणिपुर में, और अभी भी उनके जाने के बाद भी जो स्ट्रगल है दोनों समुदायों के बीच, मिताई और कुकी के बीच, अभी भी हिंसा जारी है। आगजनी, जाति हिंसा, ये सब अभी भी चल रहे हैं, जारी है। और अभी तक केवल 18% जो शस्त्र लूटे गए थे वो बरामद किए गए हैं, केवल लौटाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इनेबल है। इनेबल का मतलब अक्षम थी। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, निश्चित तौर पर एक बेहतरीन कदम है। अब बात निकल कर के आती है कि कैसे उसको जाहिर करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि करना क्या होगा, यानी कि जो फोर्स है, अभी यहाँ पर फोर्स की बात की जाती है कि जो पहला मिलिट्री फोर्स का वहाँ पर गठन किया गया है। पैरा मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य कर रही हैं, और बफर एरियाज़ में उनको पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है। जो इम्फाल वैली है और जो उससे जुड़ा हुआ पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पर कुकी पीपल्स लाइव करते हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर उनको पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। और ये बहुत केवल एक तरीके से जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है, लेकिन इनका कहना है कि ये बहुत लिमिटेड, सीमित मात्रा में उनको जो है हेल्प कर सकती हैं। मतलब जो हिंसा हो रही है उनको सीमित मात्रा में रोकने का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा राइटर कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होती हैं दोनों समुदायों के, नो डाउट कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसमें उनका प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो जातीय रूप से डिफरेंसेस हैं। तो उनको इस जातीय रूप से उठ करके, ऊपर उठ करके एक तरीके से जो रिकन्स्ट्रक्शन से करना होगा, अर्थात उनको जो है मिल मिला करके एक जगह पर रहना होगा, एक समाधान खोजना होगा जातीयता से ऊपर उठ करके। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इतना आसान ये कार्य नहीं है उनको रिमिनेंस करना, और इसके लिए एक लॉन्गर पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत होती है। यानी कि दोनों समुदाय जो आपस में अभी भी जाति हिंसा के तौर तरीके पर उतारू हैं, उनको एक साथ लेकर के चलने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप गए उनसे बात की, वो सहमत हो गए, आपकी सारी शर्तें मान ली। उनके लिए आपको एक लंबा पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा, एक लंबा पॉलिटिकल चिंतन के तहत आप लेकर के आएंगे। कई सारे जो कुकीज़ हैं और नागा, वो भी ये दावा करते हैं कि जो मिताई समुदाय हैं उनके लिए एसटी दर्जे की मांग, और उसमें जो एक संयोग द्वारा उनके मध्य में जो एक वर्ग है वो अपोज किया इसका कि ये अनजस्टिफाइड है, ये अन्याय है। जबकि जो मिताई सेक्शंस है उसने सीधा एक शिकायत किया कि जो हमें ज़मीनें दी जानी चाहिए, जो हमारी ज़मीनें हैं, हिल ट्राइब में हमें ज़मीनों पर कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि हम इम्फाल घाटी में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तो है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। और जो कुकी समुदाय है वो कह रहा है कि हमारा जो ज़मीन का अधिकार है वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक रूप से है। और इस तरीके से उसने ये भी दावा किया कि जो वन है, जो जंगल है, उसमें हमारा रिजर्वड था, लेकिन उसमें अन्य लोगों को जो है एंट्री दी गई। ये जो तरीका है, इस तरीके से हमारे ऊपर ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। यानी कि जंगलों में दूसरे ग्रुप को एंट्री देना, और इसके अलावा भूमि पर उनको विशेषाधिकार करना, एसटी में मांग करना। तो कुकी को ये जो है भड़काने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। कुकी जो है जाहिर सी बात है अपने अधिकारों की बात करेंगे। तो ये सब जो तरीका है, राइटर कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कम्युनिटी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके वर्क करना चाहिए, और इसका एक तरीके से व्यापक रूप से क्या हल होगा, उसका संवैधानिक हल क्या होगा, उस पर चिंतन करना चाहिए। और संवैधानिक हल के साथ ही इस समाधान को हल किया जा सकता है। और जो वायलेंस हो रहा है उसको टैंप डाउन करना चाहिए, अर्थात उसको कम करने की दिशा में और वापस लाने की दिशा में
जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके घरों को घर पर वापस लाने में और उनकी लाइफ्स को सिक्योर करने में, उनके जीवन को सुरक्षित करने में कि वो सही तरीके से जी लें। ये सब जो वहाँ की कमेटी है वो क्या करती है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनका जो उत्तरदायित्व बनता है वायलेंस को कम करने में, जस्टिस देने में, ये सब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को, ब्यूरोक्रेट्स को और जो वहाँ के लिए कमेटी गठित की गई होगी उसको ये सब बनाने की आवश्यकता है। और ये सब जो है इसके लिए एक आपको राइटर कह रहे हैं कि राजनीतिक समाधान करने की ज़रूरत है, यानी कि राजनीतिक तौर तरीके पर उसका क्या समाधान हो सकता है वो करने की ज़रूरत है। अब आगे बात आती है कि ये सब बहुत कुछ, यानी कि राइटर का कहना है कि बहुत कुछ ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो वहाँ का कमीशन है, यानी कि जो जनजाति आयोग का और ये जो कमीशन गठित होता है ओबीसी और एससी, ये सब जो कमीशन है ये इस पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या निकल करके आता है, क्या नहीं निकल करके आता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सब बात की बात है, अभी जो बहरहाल बात है वो ये है कि अभी जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है एक साथ लेकर के चलना है, रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लेकर के सब समुदाय के लिए राजनीतिक समाधान निकालना है। और जो सीबीआई सॉरी जो वहाँ पर पैनल गठित की गई है, जो उसके घटना के पीछे जिम्मेदार हैं उनको दंडित करना, तो ये सब यहाँ पर बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए जिसके विषय में हम बात कर रहे थे ये हामिद अंसारी जी हैं। ये जो है इंडियन पॉलिटी के विषय में एक आज इन्होंने अपना लेख लिखा है और ये लेख क्या लिखे हैं, पूरा वही जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लोकतांत्रिक जो भारत का लोकतंत्र है वो कम हो रहा है, अम्बेडकर ने ये कहा था, यही सब बातें इन्होंने पूरी की पूरी कही। बहुत सारे यहाँ पर किताबों का नाम दिया है कि जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट है हिंदुत्व को लेकर के सपोर्ट कर रही है, हिंदुत्विज्म को लेकर के चल रही है, जबकि पार्लियामेंट जो है वो जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए हुआ है। सिविलियन आकांक्षाएं, सिविलियन जो एम्बिगियस होता है यानी जो सिविलियन की महत्वाकांक्षा है उसको फुलफिल करने के लिए होता है। संसद एक तरीके से जनता का घर होता है। तो नई पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वहाँ पर इस तरीके से पक्षपात, एक तरीके से बीजेपी की ये बुराई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है नई पार्लियामेंट ये भी लिखते हैं कि जो नई पार्लियामेंट है उसको जनता की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए जो संसदीय लोकतंत्र है उस पर वर्क करना होगा। ये थोड़ी सी बात इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है, मेंशन कर दिया है, तो इसका कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है हमारे लिए। हालांकि अगर आप पॉलिटिकल में रुचि लेते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स है, ये देखिए यहाँ पर है एनर्जी को लेकर के। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी डिमांड है और रिन्यूएबल एनर्जी होनी भी चाहिए डिमांड। यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात है वो क्या है, ऊर्जा और राज्य। भारत क्या है, कभी G20 का सम्मेलन हो रहा है और भारत को आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ये रिन्यूएबल एनर्जी पर अच्छा खासा वर्क कर रही है। हरित प्रौद्योगिकी को लाने के लिए बहुत सारे इन्होंने जो है तरीका खोज निकाला है। 2030 तक 50% जो नॉन फ्यूसियल इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है भारत में 2030 तक 50% ये नॉन फॉसिल यानी कि गैर जीवाश्म ईंधनों से उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इनका जो 2070 तक इन्होंने नेट जीरो उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो नेट जीरो है। फिर ये डोमेस्टिक एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं पूरे आर्टिकल में स्टेट की बात करते हैं कि जो जी फोरम है आने वाले समय में, जो जी फोरम है इंडिया का जो प्लानिंग है, G20 जो फोरम अभी आएगा उसमें इंडिया की जो प्लानिंग है वो पर्पज़ है मल्टीपल एनर्जी पाथवेज को लेकर के, अप्रोच को लेकर के और उसको डाइवर्स करने में स्टेट को लेकर के है। यानी कि जो एनर्जी ट्रांजेक्शन्स है, कई सारे जो इंटरनेशनल इस कंट्रीज़ हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र को कैसे, भारत का जो एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य है उससे कैसे संरेखित करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं, और भारत कैसे जो है स्टेट को लेकर के चलता है। यहाँ पर आज जो है भारतीय स्टेटों की बात की जा रही है एनर्जी के फील्ड में। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे है कैसे नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ऊर्जा है, ठीक, ऊर्जा की बात ही कही जा रही थी। जो ऊर्जा है,
ऊर्जा और राज्य, यह ऊर्जा मांग इंडिया क्या है, बहु ऊर्जा मांग दृष्टिकोण का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है। भारत की जो वैश्विक जलवायु प्रतिज्ञा है वो 2030 तक गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता है 50%, जैसा कि अभी हमने बताया। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू ऊर्जा लक्ष्यों द्वारा ये जो है समर्थित है। भारत के ये लक्ष्य राज्य स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य स्तर की क्यों बात की गई, क्योंकि जो स्टेट का एनर्जी प्रोडक्शंस है, यहाँ पर अभी भारत ने किस दिशा पर कार्य नहीं किया है। भारत का ये जो लक्ष्य है, ये आर्टिकल विशेष रूप से इसीलिए आया है कि जो भारत का लक्ष्य अभी तक रहा है वो 2000 ये सेंट्रल लेवल पर है, यानी कि भारत ने अभी तक राज्यों को एकजुट करके किया ही नहीं है। और जब भारत में चूँकि राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और बगैर राज्य को आप साथ लेकर के इस लक्ष्य को नहीं पा सकते हो, और अगर आप इस लक्ष्य को पा भी गए तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जब भारत कहाँ है, भारत राज्यों से ही मिलकर के बना है, और जब राज्य ही नहीं ऊर्जा को पाएंगे, नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो आपसे लाभ क्या है। तो यही बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो भारत का ये लक्ष्य है राज्य स्तर पर ये कार्रवाई कर सकता है। राज्य स्तरीय स्थितियों और प्राथमिकताओं के साथ ये कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि जो राज्य की प्राथमिकताएं हैं उसके साथ ये कैसे जो है जुड़ेंगे, राज्य को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, राज्य की जो ऊर्जा की डिमांड है उसको ये कैसे आगे लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये है 175 गीगावाट, ये जो एनर्जी का लक्ष्य है ये 2022 तक रखा गया, और 2022 तक जो ये रखा गया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है इसको पाया कौन है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस लक्ष्य को कौन पाया है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, ये जो 3 स्टेट हैं व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा किए हैं, और 80% इस लक्ष्य का भारत के पश्चिम दक्षिण के 6 राज्यों तक सीमित है, यानी जो तटीय स्टेट हैं वो वहाँ तक सीमित हैं। तो बाकी स्टेट कहाँ गए, बाकी स्टेट में जो ऊर्जा की डिमांड है वो कहाँ गई। तो राज्य ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण 4 कार्यों के लिए मायने रखते हैं। कार्यान्वयन के क्षेत्र में राज्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर राज्य में आपने इसका संचालन किया, राज्य को अपने एनर्जी लक्ष्यों से जोड़ा, तो ये इम्पॉर्टेंस है आपके राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इम्पॉर्टेंस बन जाएंगे, प्राप्त करेंगे। बिजली के क्षेत्र में जो विरासत का मुद्दा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ की सर्वेसर्वा है। जो उच्च नुकसान है, अभी भी राज्यों के ऊपर बहुत सारा बिजली बिल बकाया है। अविश्वसनीय आपूर्ति, यानी कि एक तरीके से जो बिजली की सप्लाई की जाती है वो अभी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, एक तरीके से आपूर्ति भी सही नहीं है। ये सब गंभीर मुद्दा है। तो इसको ठीक कैसे करोगे आप, इसके लिए आप राज्य स्तर पर आपको कार्य करना होगा, राज्य को एक साथ लेकर के चलना होगा, राज्य को संबोधित करना होगा, तब ये सब इन सब में सुधार आएगा। जो नीतिगत नवाचार की प्रयोगशाला है भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सहायक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है गुजरात, अब गुजरात और राजस्थान ये सब सोलर एनर्जी को प्राप्त किए हैं, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये दोनों पवन ऊर्जा को लेकर के चले हैं। अभी जो प्रधानमंत्री कुसुम राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का योजना लेकर के आई गई थी उसमें एग्रीकल्चर को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया था, उसमें बहुत सारे जो सफल स्टेट हैं उसने एडॉप्ट किया था। तो अगर ये नीतिगत नवाचार आप स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये सब स्टार्ट करने का जिम्मा उठाया है तो आप राज्यों में ही तो करेंगे, और राज्य को एक तरीके से राज्य आपकी प्रयोगशाला है, तो जब तक आप उसको जो है एक साथ नहीं लेकर के चलेंगे तब तक आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो है, आप कोई भी योजना लेकर के आए एनर्जी के सेक्टर में, तो सबसे पहले जो आपकी बात होती है कि आपको राज्य स्तर पर उसको लागू करना होगा, ताकि राज्य की भी जो है फुलफिल हो और आपका भी जो टारगेट है वो पूरा किया जा सके। दूसरा, राज्य राष्ट्रीय लक्ष्य में तभी बाधक बनेंगे जब लक्ष्यों को राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं माना जाएगा। यानी कि सेंट्रल ने अपना लक्ष्य कुछ निर्धारित किया है, राज्य ने अपना लक्ष्य कुछ निर्धारित किया है, क्योंकि राज्य के पास बजट नहीं है, राज्य बजट के लिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कहाँ से करेगी। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेंस नहीं देगी, टैक्स में रेवेन्यू नहीं बढ़ाएगी, तब तक कैसे कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य को हर दृष्टिकोण से, चाहे राजकोषीय हो, इकोनॉमिक हो, संवैधानिक हो, कुछ भी हो, वहाँ पर स्टेट को जो है हेल्प करना होगा। दूसरा, अब इसका कंक्लूजन है,
ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो भारत है अभी तक प्रशंसनीय लक्ष्य निर्धारित किया है, इसे राज्यों की क्षमताओं प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना होगा। जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजनाओं का अद्यतन करने के लिए केंद्रीय जनादेश लाना होगा। राज्य स्तरीय फ्रेमवर्क यानी राज्य स्तरीय फ्रेमवर्क का संचालन करना होगा। समितियां जो सिफारिश करती हैं राज्य को लेकर के, राज्य सरकार की तरफ से लेकर के उसकी स्थापना करना होगा। राज्य स्तरीय ढांचे का निर्माण करना होगा, उत्तरदायित्व लाना होगा और जितनी योजनाएं हैं उन सबको विश्वसनीयता के साथ लागू करना होगा। तो ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब जो है विधिवत अगर वो अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती है, लक्ष्य को साथ में लेकर के चलना चाहती है, तो इन सब को हर हाल में स्टेट गवर्नमेंट के साथ लेकर के चलना होगा, तभी जा कर के वो अपना ये जो एम है पूरा कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर स्टेट खुश तो जनता खुश, और जनता खुश तो वाह क्या बात है। तो जनता जो है सब कुछ है। तो जब स्टेट ऑलरेडी वीक हैं एनर्जी के सेक्टर में, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कैसे कर सकते हो। और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट के साथ संलग्न होना ही होगा। तो स्टेट को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। स्टेट में क्या है, अगर स्टेट कोई वीक है तो उसको इकोनॉमी के रूप में कंसेशन दीजिए, टैक्सेशन दीजिए, टैक्सेशन में छूट दीजिए, इकोनॉमी की योजनाएं लाइए, प्लानिंग करिए। तो ये सब बात यहाँ पर राइटर के द्वारा की जा रही है। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो आर्टिकल था ये था। अब यहाँ पर देखिए एक डाटा पॉइंट लेकर के आई है। डाटा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंस होता भी है, नहीं भी होता है, क्योंकि कभी कभी दूसरे देश का डाटा द हिंदू प्रोवाइड कर देता है, हालांकि वो तो पेपर है, लेकिन हमको अपने हिसाब से चीज़ों को निकालना होता है। ये देखिए यहाँ पर आज जो है एक बहुत बड़ी बात निकल कर के द हिंदू वाले लेकर के आए हैं, और वो बात क्या करते हैं, डाटा को लेकर के। जो डाटा है वो डाटा पर बात की जा रही है कि चाइना ने भैया ओवरटेक कर दिया। और चाइना जो है वो ओवरटेक जो किया है किस फील्ड में किया है। पहली चीज़ कि आपको पता होगा कि जो यूएस है वो काफ़ी समय से, अमेरिका जो है वो काफ़ी समय से रिसर्च के सेक्टर्स में, नोबल लेने के सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में, पेपर सबमिट करने में, रिसर्च पेपर सबमिट करने में, अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी कि एक तरीके से हर सेक्टर्स में वो बहुत, जब से वो उभरा है तब से आगे रहा है। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा बात कही जा रही है कि ये जो लंबे समय से उभरने वाली बात थी, आज ये जो लंबे समय से उभरे हैं, ये इनका जो गुमान है ये टूट गया है। क्योंकि पिछले आधे दशक से चाइना जो है इनको ओवरटेक कर दिया है। चाइना जो है इस सेक्टर्स में आगे निकल गया है। पिछले आधे दशक से वो अमेरिका से जो है पेपर को सबमिट करने में, जो रिसर्चेबल पेपर होता है, ये देखिए चाइनीज जो रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, जिनका जो है चाइना बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, जो चाइना आधारित संस्थान होता है उसके साथ जुड़ाव होता है, वो पब्लिश करने में जो पेपर्स होता है यूएस से आगे निकल गए हैं। चार्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर ये देखिए, ये जो है पेपर पब्लिश्ड साइंस और इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में पेपर पब्लिश्ड करने का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं चाइना ने 6 लाख पेपर प्रस्तुत किए हैं, और यहाँ पर 2010 ये सब ईयर्स के आंकड़े हैं। और इंडिया हमारा कहाँ पर है, इंडिया ने 1.49 लाख, यानी काबिल तारीफ़ की बात है कि इंडिया जो है 3rd रैंक पर है, बहुत ही अच्छी बात है। और अमेरिका ने 4.56 लाख प्रस्तुत किए हैं, पब्लिश किए हैं, इंडिया 1.49 लाख। इसको आपको याद करना है कि इंजीनियरिंग और साइंस का जो पेपर होता है, रिसर्चर पेपर होता है, उसको सबमिट करने में जो है ये 2010 में चाइना में था। ये जो रेड है ये 2010 है, ग्रीन है ये नीला वाला 2020, ये 2020 का है। तो 6 लाख 2020 में और 3 लाख जो है यहाँ पर 2010 में। तो ये इंडिया हमारा यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर पिछले महीने की बात की जा रही है, पिछले महीने जो चाइना जो है यूएस का जो मैट्रिक डिज़ाइन कैप्चर करने में, यानी कि जो गुणवत्ता होती है उसको करने में, यहाँ पर जो रैंक होती है नेचर इंडेक्स साइंस जर्नलिस्ट की जो एक पत्रिका आती है उसमें आगे आया। उसमें जो है 82 नंबर पर यहाँ पर जो चार्ट सेकंड है वो देखिए, यहाँ पर ये चार्ट जो है
नंबर ऑफ आथर्स ऑन नेचर इंडेक्स, नेचर की जो पत्रिका का जो सूचकांक होता है जनरल पेपर का, वो यहाँ पर है। 2020 में इंडिया, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये 2023 तक 1816 है। यहाँ पर इंडिया जो है वो 5वें स्थान पर है सूची में, और यूएस जो है पहले पर है, और ये चाइना का स्थान है। तो ये जो यूएस बेस्ड क्वालिटी बेस्ड जो मैट्रिक्स होता है, रिसर्चर होता है, उसको कैप्चर करने में चाइना क्या है, चाइना जो है यहाँ पर उसको ट्रैक किया है, चाइना आगे है यहाँ पर अमेरिका से। तो ये यूएस को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया है, ये इंगित कर रहा है साइंस जर्नल की मैगजीन्स में। दूसरा, चाइना का जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर्स है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को फोकस कहाँ पे किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को उसने सीधा सीधा फोकस किया जो है साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टमेंट में 1976 में, और ये जो है चाइना के आधुनिकीकरण का पार्ट था। सन 2015 में चाइना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का 2.07% खर्च करता था, और 2018 में जो चाइना में है, चाइना में जो है 4 मिलियन से ज़्यादा जो वैज्ञानिक रिसर्चर होते हैं, इसके जो है क्वालिटी पेपर्सों को लेकर के वहाँ पर पब्लिश करने के लिए आ गया है। ये जो देखिए यहाँ पर चार्ट थर्ड है, चार्ट थर्ड क्या लेकर के चलता है, हाईली सीटेड रिसर्चर्स, यानी कि उच्च क्वालिटी के जो रिसर्चर्स होते हैं वे, ये चार्ट थर्ड जो है शो कर रहा है। इंडिया इस सेक्टर्स में 10वें नंबर पर है, यानी कि जो उच्च गुणवत्ता के एनालिटिकल बेस्ड साइंस, डाटा बेस्ड, वेब, सोशल साइंस, ये सब जो रिसर्चर्स होते हैं ये सब यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया का स्थान है वो इंडिया जो है 10वें नंबर पर है। अब इसके बाद यहाँ पर जो चाइना गवर्नमेंट है, चाइना गवर्नमेंट ने साइंस के क्षेत्र में पूरी की पूरी ये बात बता रहे हैं कि चाइना गवर्नमेंट ने अपने साइंस के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाया। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो साइंस को लेकर के बहुत एग्रेसिव रहती है, साइंस के सेक्टर्स में बहुत सारा वर्क की है, दुनिया भर की बात ये बता रहे हैं। तो जो यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है, तो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है, यही पूरी बात यहाँ पर एक लाइन में उन्होंने लिखा है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है वो मॉडर्न चाइना का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट है, यानी कि आधुनिक चाइना का हृदय है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेंशन करना। और यह जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वहाँ के चीफ की, टेक्नो नेशनलिज्म, यानी कि चाइना को आप एक तरीके से टेक्नो नेशनलिज्म कह सकते हो। वो चाइना ने अपना कार्ड किया, अपना नाम जो है इस तरीके से प्रसारित किया, ये चार्ट शो कर रहा है। तो इंडिया जो है इस स्थान में, चाइना जो है इस स्थान पे नंबर 1 पे है टेक्नोलॉजी इन्वेंशन में लेकर के। नंबर ऑफ जो पेटेंट होता है, यानी कि जो पेटेंट का अधिकार है उसको कितनी संख्या में जो है शो करने के लिए है, एप्लीकेशन कितना गया है, यहाँ चाइनीज जो है फर्स्ट नंबर पे है 15.86 लाख के। इंडिया किस स्थान पे है, इंडिया का जो आंकड़ा है, इंडिया चौथे स्थान पर है पेटेंट के अधिकार का दावा सम्मिलित करने में। तो ये जो है कहीं ना कहीं चाइना की पूरी बात की जाती है कि जो यूएस का एकाधिकार रहता था वो चाइना जो है तोड़ते हुए आगे निकल गया है। हमको यानी कि इंडिया को भी इस दिशा में ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर चाइना की जो जीडीपी है उसका रेशियो दिखाया, तो इंडिया में आप लोग पता करिएगा कि इंडिया अपनी जीडीपी का कितना साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी पर इन्वेंशन करता है, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर करता है, और इंडिया को क्या कदम उठाने होंगे इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए, चाइना को ओवरटेक करने के लिए। जैसे चाइना ने ओवरटेक करने के लिए अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी कम लेकर के आया, राष्ट्र के साथ उसको जोड़ा, उसी तरीके से इंडिया जो है क्या कर सकता है इस दिशा में, इंडिया टेक्नोलॉजी की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है, फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकता है। तो ये जो है रिसर्च का मुद्दा है, इसको आप लोग लिखिएगा 125 शब्दों में। तो ये जो एडिटोरियल वाला पार्ट था फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ एडिटोरियल। अब हम लोग चलते हैं न्यूज एनालिसिस पर। न्यूज एनालिसिस जो है, आज न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस आया है, और न्यूज एनालिसिस क्या है आइए हम लोग एक एक न्यूज एनालिसिस को देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए बात क्या की जा रही है, ये है यूएस के डिफेंस मिनिस्टर। अब ये यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं ये भारत आए हुए हैं। अब भारत क्यों आए हुए हैं, जाहिर सी बात है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में
अमेरिका जाने वाले हैं। अब उसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये आए हैं किस पर बात होगी, किस पर बात नहीं होगी। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर बात की जा रही है। यूएस के नेशनल सेक्रेटरी हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अगले हफ्ते इंडिया के विजिट पर आएंगे। और जो बातचीत होगी वो बात क्या होगी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप GE414 जेट इंजन की, उसकी बात की जाएगी। को डेवलपमेंट प्लान पर बात की जाएगी। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, यानी कि जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, उसके लिए बात की जाएगी। और यहाँ पर ट्रेड इशू को लेकर के जो बात है वो ट्रेड इशू को बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जो इंडिया को हरित प्रौद्योगिकी यानी कि ये जनरलाइज्ड सिस्टम फॉर प्रेफरेंस जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण जो राष्ट्र हैं उसका दर्जा छीन लिया गया था, तो उस पर भी बात आएगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर होंगी। अब इसके बाद एक अगले न्यूज़ पर है, अगले न्यूज़ में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज़ जो आया है वो मेन पृष्ठ पर है, CBI। यहाँ पर जो बालासोर की घटना हुई फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद घटना है बालासोर की, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बालासोर की घटना है उसको जानबूझ करके किया गया था। अगर ये जानबूझ करके किया गया है तो मेरा मानना है कि जिस किसी ने भी जानबूझ करके किया है उसको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा संविधान में है या भारतीय दंड के अनुसार वर्णन है, तो उतनी कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उसको दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है। CBI गैदर्स एविडेंस, CBI जो है वो एविडेंस को इकट्ठा कर रही है, यानी कि एविडेंस को लेकर के क्लेम कर रही है, एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। अब एविडेंस में क्या है, एविडेंस में सेंट्रल ब्यूरो की जो टीम है उसने क्या किया, उसने जो यहाँ पर घटना घटी है पहले से भी रजिस्टर्ड केस था ही, GRP के तहत दर्ज करा, GRP ने दर्ज कराया था, पुलिस कही थी GRP को दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मंगलवार को CBI ने पुनः केस रजिस्टर्ड कराया। सेक्शन 337 ये जो है यहाँ पर लाइफ से संबंधित है, पब्लिक सेफ्टी से लेकर के है। 338 ये जो है 338 पर्सनल सेफ्टी को लेकर के है। 304A, फिर 34। तो इन सब जो तमाम धाराएं हैं, यानी पब्लिक सेफ्टी के साथ खिलवाड़ जानबूझकर किया गया, पब्लिक के साथ जो कुछ भी किया गया है वो सब यहाँ पर जो केसें बन सकती थी उन केसों में यहाँ पर धाराओं को दर्ज कराया गया है। और जो 83 लोग अभी मिले नहीं हैं उन 83 लोगों के लिए अभी जो है DNA के आधार पर वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के, वो कह रहे हैं कि उन 83 लोगों की जो है अभी DNA के आधार पर वहाँ पर जांच की जा रही है, तब जा कर के निकल कर के आएगा, फिर उनको जो है जहाँ भी होंगे तो उनको जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक और बात निकल कर के आती है, और वो है कि जो इंटरनेट इकॉनमी है, इंटरनेट जो इकॉनमी है वो इंटरनेट इकॉनमी 2030 तक $1 ट्रिलियन जो है पहुंच जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इंटरनेट इकॉनमी टू हिट 1 ट्रिलियन बाई 2030। ये जो इंडिया की इंटरनेट इकॉनमी है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स फर्म्स, ये $1 ट्रिलियन 2030 तक पहुंच जाएगी। और अभी कितना है 2022 में $175 बिलियन है। ये गूगल की रिपोर्ट है, बेन एंड टेमास्क कंपनी की रिपोर्ट है। अभी हमने डाटा को लेकर के बताया था, देखिए यहाँ पर गूगल जो है वो अपना कह रही है। अब यहाँ पर देखिए अभी इसके भीतर एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है कि अभी ईरान जो है एक साउंड की भी गति से तेज़ चलने वाली मिसाइल का परीक्षण किया, और ये बहुत ही ख़तरनाक है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर संधि उससे किया है और रद्द भी कर दिया था, जिसकी आलोचना बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे देश किए थे। हालांकि अमेरिका का संदेह जहाँ तक हमें लग रहा है वो सही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनफेस्ड बाई सैंक्शंस, यहाँ पर
ईरान के द्वारा हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया। और ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका नाम क्या है, फतह। और ये मिसाइल साउंड से 15 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है, यानी कि बहुत ही कैपेबल मिसाइल एक तरीके से। जब आप मिसाइल बना रहे हो तो जाहिर सी बात है, नो डाउट कि आपके पास कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का जो न्यूक्लियर वेपन की पहुंच है वहां तक आप पहुंच रहे हो, या तो आपके पास है, आप जाहिर नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो, या तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी है, क्योंकि इस तरीके की मिसाइल बनाना इसका इंडिकेट करता है। और यह इंडिकेट जो कर रहा है, यह एक तरीके से अमेरिका के लिए टेंशन देने की बात है, और जो ईरान के शत्रु देश हैं उनके लिए भी, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए, ये एक तरीके से टेंशन वाली बात हो जा रही है कि यह जो इस तरीके की मिसाइल हो रही है इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये न्यूज़ एनालिसिस था। एक और पार्ट न्यूज़ के लिए है, और वो पार्ट है फ्रेंड्स न्यूज़ एनालिसिस का। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो विदेश मंत्री जी अभी जो जर्मन के यहाँ पर देखिए, जर्मनी के रक्षा मंत्री आए हुए हैं भारत के दौरे पर, अभी आएंगे, और उस एक सबमरीन है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। यही आखिरी न्यूज़ थी। और उस सबमरीन में प्रोजेक्ट है एक 75-1, उसके ऊपर बात की जाएगी उस सबमरीन को लेकर के। वो सबमरीन कैसे जो है हेल्प करेगी, उसके अंतर्गत 6 हैं उस सबमरीन के अंतर्गत, तो वो कैसे आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सबमरीन की जो मैं बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स आज जो है बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।